नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती में बड़े बदलाव करने वाली है। इसके तहत में समूह ख औगा की भर्तियों के चयन के बाद में 5 साल तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। इस दौरान हर 6 महीने में कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा। साल में 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे। वहीं 5 साल बाद उन्हीं कर्मचारियों को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60% अंक मिलेंगे। इस दौरान कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। आपको बता दें, कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हर विभाग से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सभी विभागों से सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी। वहीं कर्मचारी संगठनों ने विरोध की चेतावनी भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें, इस साल हर साल रेटिंग के साथ में आपको आपकी नौकरी रहेगी या नहीं, इसके हिसाब से तय किया जाएगा। प्रस्ताव की तैयारी है। कर्मचारी संगठनों ने विरोध की चेतावनी भी जारी कर दी है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, एक नया सिस्टम लाने की तैयारी में है, संविदा से भर्ती की तैयारी है। क्या कुछ पूरा प्रोसीजर होगा, क्या कुछ चेंजेस होंगे, प्लीज विस्तार से बताएं। सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव में ये बात कही जा रही है कि जो समूह ख और ग कर्मचारी होंगे उनको संविदा पर रखने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसमें 5 साल तक सरकार हर 6 महीने पर रिव्यू करेगी और 60% से कम अगर रेटिंग होती है तो ऐसे कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अब इस बात को अगर तमाम सारे कर्मचारी संगठन, समाज सेवी संगठन, तमाम जो बेरोजगार छात्रों के संगठन हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं। लगातार इस पूरे मसले पर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जो पहले ही बेरोजगारी सूचकांक में जो आंकड़े आ रहे हैं उससे परेशान है। तमाम बेरोजगार युवक, बेरोजगार संगठन लगातार सरकार के खिलाफ इस फ्रंट पर मोर्चा खोले, लेकिन नौकरशाही ने जो ये प्रस्ताव तैयार किया है इसको लेकर के सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि सरकार एक तरफ भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी नहीं कर पा रही है, दूसरी तरफ जो भर्ती बोर्ड है उनके कामकाज की प्रणाली को बार बार रिव्यू करने के बाद भी वहां भर्ती परीक्षाएं अदालतों में जो है कहीं ना कहीं फंस रही हैं। आप देखिए 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला था, या फिर जो संविदा पर काम करने वाले तमाम जो अलग अलग पदों के लिए भर्तियां हुई थी उनका मामला हो, कई सारे मसलों में सरकार को मुंह की खानी पड़ी अदालत में, या फिर बहुत सारी पेचीदगियां झेलनी पड़ी हैं। तो इन सब विषयों के बीच में अगर सरकार ये रास्ता निकालती है तो इसके राजनीतिक होने का बहुत अंदेशा है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपने सत्ता के दौर में पिछली सरकार के दौर में हुई भर्तियों को रद्द करने लगी और आने वाले समय की भर्तियों को फिर से दोबारा जो है भर्ती करने लगी, तब फिर किस तरीके से ये पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था चलेगी। सरकारी नौकरी को लेकर के एक सुरक्षात्मक भाव जो लोगों के मन में हुआ करता था, वो भाव तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए अवनीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। सुरेंद्र राजपूत, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से संविदा पर नौकरियां देने की बात सरकार कर रही है, प्रस्ताव लाने की तैयारी में, क्या है रिएक्शन? ये सरकार उत्तर प्रदेश के जनमानस को गुलाम बनाना चाहती है, जैसे अंग्रेज और अंग्रेज अधिकारियों ने गुलाम बनाया था सरकारी नौकरियों के नाम पर। उसी तरीके से अंग्रेजों के समर्थक पहले लोगों को 5 साल कहते हैं कि आप हमारे गुलाम रहिए, हम आपको अपने हिसाब से पैसा देंगे, आप हमारे हिसाब से काम कीजिए, कानून के हिसाब से काम मत कीजिए, लेबर लॉ के हिसाब से काम मत कीजिए, आप हमारे हिसाब से काम कीजिए, तब आप एलिजिबल होंगे सरकारी नौकरियों के लिए। ये गैर संवैधानिक भी है, गैर कानूनी है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के बेसिक अधिकारों का उल्लंघन करता है आम नागरिक। ठीक है सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लगातार देख रहे हैं कि चारों तरफ इस समय रोजगार को लेकर और जो 2 करोड़ नौकरियां रही या फिर लॉकडाउन में जिस तरीके की परेशानी हुई, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर ये प्रस्ताव आता है तो विपक्ष का क्या स्टैंड होगा इसको लेकर? हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क से लेकर के संसद तक हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे, हर तरीके से विरोध करेंगे और हर नौजवान, हर बेरोजगार विरोध करेगा। बल्कि मेरा तो ये मानना है सृष्टि कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब नौकरियां पाने की बात आएगी, संविदा पे रखने की बात आएगी, उनको गुलाम बनाने की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो वही गुलामी करनी पड़ेगी।
ठीक है, गुजरात में भी ये जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि यही सिस्टम लागू किया गया है, तो क्या वहीं से देखी देखा ये आइडिया निकल कर आया है या फिर क्या मायने हो सकते हैं, ये तो खैर बीजेपी बता सकती है, लेकिन कुछ उसी तरीके का मॉडल यहां पर फिक्स करने की कोशिश की जा रही है कि सालों साल आप नौकरी करते रहेंगे, लेकिन ना तो आपकी सैलरी बढ़ेगी ना ही आप परमानेंट होंगे, और एक तलवार जरूर आपके माथे पर लटकी रहेगी कि अगर आपको 60% से ज्यादा अंक नहीं मिले तो कल को आपकी नौकरी पूरी तरीके से खतरे में है। मुझे खुशी है सृष्टि कि जो बात हम लोग कह रहे हैं आप हमारी आवाज में ला रही हैं और आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है। कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये सारी की सारी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, गुजरात। चलिए सुरेंद्र जी, हमारे साथ में चर्चा में अनिला सिंह भी जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। अनिला जी, ये जो प्रस्ताव लाने की तैयारी है, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है कि अगर आप ऐसा प्रस्ताव लाते हैं तो वो सड़कों पर उतरेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से संविदा पर सरकारी नौकरी अब आप पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं, लगातार ये असमंजस की स्थिति लोगों में रहेगी कि 60% अंक मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, व्यवस्थाएं सुविधाएं भी उनको नहीं मिलेंगी। तो एक तरफ लोग, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ अब सरकारी नौकरियों पर ये बड़ा जो तब्दीली करने वाले हैं, आखिरकार किस तरीके से ये सिस्टम लाया जाएगा, कुछ क्या रणनीति है आखिरकार, लोग समझना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सिस्टम में हैं वो अभी असमंजस में हैं। देखिए, पहले जो है 2 साल का प्रोविजन रहता था, 5 साल का विषय आ रहा है और विपक्षी दल को लग रहा है कि ये ठीक नहीं रहेगा और वो सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं। तो सड़कों पे उतरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात जो है बिल्कुल ठीक तरीके से मंच पर रखें, मुख्यमंत्री जी से बात करें। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी बहुत स्टबर्न नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज पकड़ ली तो हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। इवॉल्विंग नेचर की है। अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो चर्चा करें, बिल्कुल बात करें। सुरेंद्र जी, तो सुरेंद्र जी बने हमारे साथ। चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया है, तो लगातार हम विपक्ष का भी रिएक्शन लेने की कोशिश करें। अनिला जी, विपक्ष सारा का सारा इस समय संगठित होकर रोजगार के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। आखिरकार ऐसे समय पर इस तरीके से भर्तियों में तैयारी करना या उसमें चेंजेस करना, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक विपक्ष को मुद्दा दिया जा रहा है कि क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सिस्टम होगा, परमानेंट नहीं होगी आपकी सेवाएं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि अगर ये लग रहा है कि यदि 5 साल जो है ये उचित नहीं है और किसी प्रकार का रोष जो है वो पैदा हो जाएगा, तो मैं चलिए अनिला जी, मैं आऊंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। सपा प्रवक्ता हमारे साथ में अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, क्या है रिएक्शन आपका? संविदा से भर्ती की तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो रोजगार दे नहीं रही, रोजगार देने की ना बात कर रही है और कहते हैं ना कि बिना कुछ किए एक माहौल बनाने की बात करते हैं। पहले रोजगार तो निकालिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या करने वाले उसके अंदर में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार तो दे नहीं पा रही है और रोजगार छीनने का प्लान पहले से बना देती है सरकार। सरकार चाहती किसी तरह से रोजगार दिया ना जाए, कहीं ना कहीं रोजगार छीनने की व्यवस्था खोजती रहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। इनकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम रोजगार पैदा करें, जिससे जो लाखों लोगों युवक जो बेरोजगार घूम रहा है, कम से कम उसको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा। उसकी ना बात करके ये ध्यान को इधर उधर भटकाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। ये मुद्दे की बात नहीं करती है, मुद्दे पे नहीं बात करना चाहती, जनता के जो असली मुद्दे उस पर बहस नहीं कराना चाहती, इधर उधर की बातें कर रही है। अनुराग जी, देखिए एक सवाल ये है सर कि अगर जिन लोगों की सरकारी नौकरी लग जाती है वो बड़े आश्वस्त हो जाते हैं कि अब तो सरकारी नौकरी लग गई है, पूरी जिंदगी बैठकर काम करना है। जैसे आप चाहे शिक्षकों की बात कर लीजिए, वो भी सरकारी नौकरी, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब ये कम से कम उनके जहन में ये डर तो रहेगा कि आपको पहले काम करके अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको वाकई में काम करना पड़ेगा, तब जाकर सिस्टम मजबूत हो पाएगा, तब जाके आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। और ऐसे में जो लापरवाही और कोताही और भ्रष्टाचार हम देखते थे, क्या नहीं लगता कि इससे उसमें लगाम लग पाएगी? अनुराग जी बने हमारे साथ।
चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन हम लगातार राजनीतिक रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आप एक तो नौकरियां दे नहीं रहे, ऊपर से जिनकी नौकरियां हैं या सरकारी नौकरी जिनकी लगती है उस पर भी तलवार आप लटका रहे हैं। लेकिन एक तरफ सरकार का एक जो सोच निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से कहीं ना कहीं यही कुछ इसी तरीके की कार्रवाइयां हमने देखी हैं कि लापरवाही और कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी सिस्टम में जिसको भी सरकारी नौकरी मिलती है वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाता है कि अब तो पूरी जिंदगी की नौकरी और नौकरी रिटायरमेंट के बाद में पेंशन आपके घर में आती रहेगी। लेकिन कम से कम एक डर, एक खौफ और एक काम करने के लिए जो निपुणता चाहिए होती है वो आपको पहले दिखानी पड़ेगी कि 5 साल की संविदा सेवा के बाद ही आप परमानेंट हो पाएंगे। मतलब 5 साल तक आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इस सरकारी नौकरी के लायक हैं, आप पूरी अलर्टनेस के साथ में काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी जो आपको दी गई है सिस्टम में रहने की, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब होता है सरकार के लिए काम करना और सरकार जनता के कहीं ना कहीं उन्हीं जो योजनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सभी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारी सरकारी नौकरियां निकलती हैं। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या ये प्रस्ताव आता है तो उसमें क्या क्या नए मापदंड होंगे, क्या क्या चेंजेस इसमें होंगे, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, कैसे कैसे प्रोसीजर्स होंगे और विपक्ष इस मामले को लेकर किस तरीके से उतरता है, क्योंकि विपक्ष अपनी चेतावनी दे चुका है। खबर झांसी से, जहां बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत का बड़ा आरोप, मास्क, सैनिटाइजर खरीद और वितरण में हुआ बड़ा घोटाला। कोविड केयर लेकर ग्राम पंचायतों में किट सामग्री की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के गरौठा सीट से विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत। यूपी सरकार से मामले की शिकायत की गई है। बीजेपी विधायक ने डीएम और कमिश्नर को भी एक पत्र लिखा है। कोविड को लेकर, कोरोना जैसी महामारी को जो व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश में फैल रही है, इसके लिए लगातार सरकार संवेदनशील है। चाहे नगर हो, कस्बा हो या गांव हो, हर स्तर पर उन्हें इसको रोकना है और इसके लिए गांव स्तर पर 19 कोविड के अंतर्गत सैनिटाइज, मास्क, थर्मामीटर या अन्य सामग्री जो वितरित की गई है उसमें बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं धांधली हुई है। इसकी लोकल स्तर पर अपन ने जिलाधिकारी और कमिश्नर को भी लिखित पत्र दिया था। इसके बाद अपन ने शासन को भी अभी जाकर 8 तारीख को खुद अवगत कराया कि कहीं ना कहीं ज़िले में जो वितरण हुआ है, चाहे मास्क का हो, थर्मामीटर का हो या सैनिटाइज का हो या और भी अन्य जो सामग्री है, निश्चित रूप से उनका अभाव है या बड़े स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। सहयोगी मदन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये झांसी में गरौठा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत जी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार ने आदेश दिए थे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जरूरी उपकरण निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाए, इसका जो बजट आया था उस बजट के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए हैं कि उसकी खरीद फरोख्त में कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी और कमिश्नर को भी लेटर दिया है इन्होंने जांच के लिए और साथ ही शासन को भी अवगत कराया है। उनकी मांग है कि इस घोटाले को उजागर किया जाए। लोगों तक इस चीज को क्यों नहीं पहुंचाया गया, ये एक बड़ा सवाल। ठीक है मदन, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब इनको मिल पाया है अभी तक कि अगर विधायक इस मामले को लेकर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले में किट में घोटाला हुआ है तो जाहिर तौर पर प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई भी स्टेटमेंट अभी तक बाहर आया कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है? अभी किसी प्रकार का अधिकृत स्टेटमेंट तो किसी अधिकारी ने है, लेकिन विभागीय तौर पर जांच लगभग शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी इस मामले में एक्टिव हुए हैं। वो जिस प्रकार से यहाँ पे कोविड को संभालने में लगे हैं, रात दिन उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है। उसके बावजूद कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं आपसी मिलीभगत में ये इस तरह के कारनामे अंजाम दिया है, उसको उजागर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ के अधिकारी। चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया मदन। तो मास्क, सैनिटाइजर खरीद वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है। बीजेपी एमएलए की तरफ से ही प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के गरौठा सीट से विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत। झांसी से बड़ी खबर है, यूपी सरकार से मामले की शिकायत करने की गुजारिश की गई है। बीजेपी विधायक की तरफ से कहा गया। बीजेपी विधायक ने डीएम और कमिश्नर को भी पत्र लिखा है।
खबर लखनऊ से, जहां भूमाफिया के खिलाफ में योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रयागराज के लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे की जमीन को प्रशासन ने छुड़ाया। 7000 वर्ग मीटर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया है। सरकारी नजूल जमीन पर माफिया अतीक अहमद ने अपना कब्जा कर रखा था। कब्जे में सहयोग करने वाले आरोपियों पर भी यूपी सरकार कार्रवाई करेगी। शासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कराया है। खबर लखनऊ से, जहां मुख्तार अंसारी की पत्नी पर गैंगस्टर के बाद में अब माफिया का नेटवर्क तोड़ने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद में मुख्तार का नेटवर्क खंगालने में यूपी पुलिस जुटी हुई है। मुख्तार अंसारी के करीब 1 दर्जन करीबियों की अवैध संपत्तियां पुलिस ने चिन्हित की हैं। इसमें अधिकतर में एलडी और जिला प्रशासन से पुलिस को मिल गया है ब्यौरा। अभी कुछ और संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इन विभागों से एनओसी मिलने के बाद जल्द ही सख्ती शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही मुख्तार के बेटों के खिलाफ में अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अफसरों के बीच में एक बार फिर से मीटिंग हुई है। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बाहुबली विधायक जो है मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ जो है लगातार जो है योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में उनकी पत्नी और उनके सालों के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इससे पहले इनको मुख्तार अंसारी के बेटों के खिलाफ भी जो है अवैध कब्जों को लेकर के जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद अभी हाल ही में जो है जिला प्रशासन लखनऊ में और जो है पुलिस अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई, बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो है सरकार की कोशिश है कि इनका जो आर्थिक साम्राज्य है और साथ ही साथ जो इनका नेटवर्क है, इसको ध्वस्त किया जाए, इसको पूरी तरह तोड़ा जाए। तो पूरी कोशिश है अधिकारियों की और पुलिस की भी कि जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके भी जो आर्थिक साम्राज्य है, उनके भी जो अवैध संपत्तियां हैं, जो अवैध कारोबार है, उसको ध्वस्त किया जाए। इसी क्रम में बैठक हुई जिसमें जो है एनडीए से और अन्य विभागों से इनके अवैध संपत्तियों का जो है ब्यौरा निकाल लिया गया। साथ ही साथ इनके पास कितनी संपत्तियां हैं और लखनऊ में इसके अलावा अन्य जगहों पर उसका भी ब्यौरा निकाला जा रहा है। हर जिले में ये खोजबीन की जा रही है और जल्द ही जो है इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई अन्य दस्तावेज जो है वो मिल चुके हैं और उस पर जैसे ही एनओसी मिलेगी विभागों से, उसको जो है पुलिस प्रशासन उस पर और जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, उनको ध्वस्तीकरण करेगा या फिर उनको सील करेगा। इसके अलावा दस्तावेजों जांच पड़ताल भी हो रही है और पूरी कोशिश है कि इनका जो आर्थिक साम्राज्य है, साथ ही साथ इनके करीबियों का जो साम्राज्य है, यानी इनका जो पूरा नेटवर्क है, उसको जो है तोड़ा जाए, इनके पूरे नेक्सस को खत्म किया जाए। तो कुल मिलाकर सरकार की एक बड़ी कार्रवाई जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जारी है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 लोकसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट है। कल से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र और उससे पहले टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग में 5 ऐसे सांसद हैं जो पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी उनके नाम रिवील नहीं किए गए हैं कि कौन से वो 5 लोकसभा सांसद हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सत्र पर ही खतरा मंडरा रहा है। कल से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र और सारे प्रिकॉशंस के साथ में ही सत्र का आगाज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये अपडेट मिला है कि 5 ऐसे सांसद हैं जो पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके नाम क्या हैं ये अभी तक निकल कर नहीं आए हैं। टेस्टिंग लगातार जारी है सत्र से पहले। तो 5 लोकसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, कल से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। तो मॉनसून सत्र से पहले ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़1 इंडिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, ये बड़ी खबर है, 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट है। देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही 5 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है, जो अपने आप में बेहद अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी खतरे को देखते हुए फिलहाल एक पत्र सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को एक पत्र जारी किया गया है संसद की तरफ से और उस पर कहा गया है कि सभी सांसदों को अपना कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य है। यानी संसद के अंदर उन्हीं सांसदों को एंट्री दी जाएगी जिनकी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होगी। तो ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट पहले से ही लिए जा रहे हैं और इसके बाकायदा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब ये कहा गया है कि जिसके भी कोरोना पॉजिटिव अगर कोई भी सिम्टम्स होगा किसी भी तरीके का, तो वो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएगा।
क्योंकि बड़ा खतरा है कि संसद की कार्रवाई से पहले 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जिस बात का अंदेशा था आखिरकार उसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 5 सांसद कौन है, अभी उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन ये खबर पुख्ता है कि 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इससे पहले उत्तराखंड के भी सभी सांसदों को, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि अपना कोविड कराएं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भी इसी तरह से देश के अलग अलग कोने से आने वाले जो सांसद हैं अलग अलग राज्यों से, लोकसभा राज्यसभा, सभी को कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही संसद में उनको एंट्री मिलेगी। बिल्कुल, चलिए अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह। आपको बता दें, बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, कुछ दिन पहले आरजेडी से उन्होंने इस्तीफा दिया था, लगातार सुर्खियों में थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। पीएम मोदी ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी शोक व्यक्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निधन पर शोक जताया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर लिखा है कि सादगी की अप्रतिम मिसाल, ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले वरिष्ठ राजनेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। ग्राम विकास मंत्रालय में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सब ने ट्वीट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुख हुआ। उनका पूरा जीवन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा। गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।